नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ दिव्या पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर मैदानी जिलों तक चटक धूप निकलने के कारण मौसम शुष्क बना हुआ है और पारा भी चढ़ने लगा है, तो वहीं सूरज के तल्ख तेवर लोगों के पसीने भी छुटा रहे हैं। मैदानी क्षेत्रों में तापमान एकाएक जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है, जहां देहरादून का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस के पास पहुंच गया है। तो वहीं अगले 3 दिनों तक मौसम के मिजाज में किसी भी तरह के बदलाव के आसार नहीं हैं। लगातार चटक धूप खिलने के कारण तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी होने की संभावना है। आज से पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते प्रदेश में बारिश होने का अनुमान भी है। तो वहीं बता दें आपको, देहरादून में शनिवार को सुबह से ही चटक धूप खिली रही। तेज धूप के कारण तपिश ने झुलसा कर रखा, तो वहीं पारे में भी 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है। देहरादून का तापमान सामान्य से अधिक बना हुआ है, तो वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से कम चल रहा है। ऐसे में देहरादून सहित आसपास के क्षेत्र में सुबह और शाम के समय में से गर्मी से राहत मिली है। वही खबर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा हमारे साथ देहरादून से जुड़ गए। अभय, देहरादून में मौसम को लेकर क्या कुछ अपडेट है? कि पिछले 72 घंटे से जिस प्रकार से लगातार तापमान में वृद्धि हो रही है, उसके चलते आम जनता इस समय गर्मी और उमस से काफ़ी परेशान होती हुई नजर आ रही है। ये यूं कहें कि राजधानी देहरादून में जो तापमान है वो सामान्य से इस समय 3 से 5 डिग्री तक बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। और जिस प्रकार से मौसम विभाग का पूर्वानुमान यहाँ पर देखने को मिल रहा, तो उसमें कहा जा सकता है कि आने वाले 48 से 72 घंटे उत्तराखंड में इसी प्रकार से तापमान में बढ़ोतरी वाले यहाँ पर कही जा सकता है। और इस मौसम के पूर्वानुमान के बाद ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड में जो पारा होगा वो लगभग 40 डिग्री या 40 डिग्री के पार होता हुआ भी कहीं कहीं पर नजर आ सकता है। लगातार जो यहाँ पर उमस और गर्मी जो बढ़ रही है, उसके चलते कह सकते हैं कि जो आम जनता है वो काफ़ी परेशान यहाँ पर नज़र आ रही है। मैदानी क्षेत्रों में इस समय सबसे ज़्यादा परेशानी उमस और गर्मी की वजह से जो इस समय जो परेशानियां हो रही है, खासतौर पर जो स्वास्थ्य पर जो नकारात्मक प्रभाव यहाँ पर पड़ रहा है, उसके चलते यहाँ पर सबसे ज़्यादा दिक्कतें आम जनता को उठानी पड़ रही है। ये कह सकते हैं कि इस गर्मी और उमस के चलते इस समय अस्पतालों में जो मरीजों की जो संख्या है वो भी सबसे ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिल रही है, जिसमें डिहाइड्रेशन जैसी समस्याएँ आमतौर पर बच्चों में या फिर बुजुर्गों में सबसे ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिल रही है। यही वजह है कि मौसम विभाग की तरफ से ये कहा गया है कि इस समय दिन के समय में खास तौर पर 12 से 3 बजे का जो समय होता है, दोपहर का जो समय होता है, उस दौरान लोगों को कम ये कह सकते हैं कि घरों से बाहर निकलने की सलाह दी जा रही है। जो लोग घर से बाहर निकल भी रहे हैं तो किसी कार्य के लिए, तो उनको अपने बचाव से संबंधित जो चीज़ें हैं उसको साथ रखने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। जिस प्रकार से लगातार तापमान यहाँ पर बढ़ रहा है, ये कहा जा सकता है कि उत्तराखंड में आने वाले दिनों में ये तापमान और बढ़ाने, जो तापमान गर्मी और उमस का जो तापमान होगा उसको और बढ़ाने वाला यहाँ पर कहा जा सकता है। और लगातार तापमान में बढ़ोतरी के चलते जो जनता की जो मुश्किलें होंगी और बढ़ती हुई नजर आ सकी है। मौसम विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि अगले 2 से 3 दिन तक किसी भी प्रकार से मौसम में बदलाव देखने की संभावना यहाँ पर नहीं दिख रही है। हाँ, कुछ जगहों पर ये राहत की जो चीज़ें हैं, यानी जहाँ पर बादल छाए रहेंगे वहाँ पर ये कहा जा सकता है कि थोड़ी बहुत जो उमस होगी उस उमस में यहाँ पर कमी देखने को यहाँ पर मिल सकती है। तापमान में थोड़ी बहुत कमी यहाँ पर देखने को मिल सकती है, लेकिन फिर भी ये कह सकते हैं कि जो तापमान होगा वो सामान्य से 3 से 5 डिग्री के बीच में बढ़ा हुआ यहाँ पर नजर आ सकता है। जी बिल्कुल अभय, प्रदेश भर में अगले कुछ दिनों तक आसमान साफ रहने की यानी कि चटक धूप दिखने की संभावना मौसम विज्ञान द्वारा बताई जा रही है। ऐसे में आम जनता को खासी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में अपने आप को बचाने के लिए आम जनता क्या कुछ कर रही है? देखिए, अगर हम शहरी क्षेत्रों की बात करते हैं तो शहरी क्षेत्रों में इस समय जो चाहे जूस का हो या फिर दूसरे ऐसे गर्म हल्के जो कपड़े हैं जो आपके शरीर को बचाने वाले कह सकते हैं, या अगर सड़कों पर आप बाहर निकल रहे हैं तो आप छाते का सहारा यहाँ पर ले सकते हैं ताकि इस चटक धूप से बचने का काम यहाँ पर किया जा सके।
डॉक्टरों की तरफ से लगातार जो एडवाइजरी यहाँ पर दी जा रही है उसमें खास तौर पर लोगों को कहा जा रहा है कि वो पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीने का काम यहाँ पर करें और जो शीतल पेय जो कहे जा सकते हैं, चाहे आप ये कह सकते हैं कि जूस या जो आमतौर पर रास्ते में जो चीज़ें मिलती हैं, चाहे आइसक्रीम हो, उनका सहारा लेने का काम यहाँ पर कर सकें। लेकिन कोशिश यही करें कि दिन के समय वो लोग अपनी यात्रा करने से यहाँ पर बचें, घरों से बाहर निकलने से बचें और अगर बुजुर्ग या फिर छोटे बच्चे हैं तो उन्हें ज़्यादा सावधानी बरतने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है, क्योंकि इस समय अस्पतालों में सबसे ज़्यादा जो मरीज यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं वो डिहाइड्रेशन वाले मरीज यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। यानी चाहे वो पेट से संबंधित हो या फिर आंखों संबंधित जो बीमारी है वो इस समय सबसे ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिल रही है और यही वजह है कि इस समय आम जनता से खास तौर पर बचाव के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। लेकिन जिस प्रकार से तापमान यहाँ पर बढ़ रहा है तो जनता की जो मुश्किलें हैं वो दोहरी चुनौती के रूप में यहाँ पर सामने आ रही है। एक तो गर्मी और उमस के चलते कह सकते हैं कि जो उनका जीवन यापन है वो पटरी से उतरता हुआ नजर इस समय आ रहा है। दूसरा, जिस प्रकार से तापमान में बढ़ोतरी हो रही है उसके चलते ये कह सकते हैं कि जो दूषित पानी से जनित जो बीमारियां हैं, खासतौर पर इस समय चाहे वो आपका मलेरिया के बीमारी यहाँ पर कह सकते हैं या फिर दूसरी जो चिकनगुनिया जैसी बीमारियां वो भी बढ़ती हुई सी नज़र यहाँ पर आ रही है। यही वजह इस समय खासतौर पर जनता के लिए खासी एडवाइजरी यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी जारी की जा रही है। इसके अलावा पहाड़ी क्षेत्रों की अगर हम बात करते हैं तो जिस समय जिस प्रकार से तापमान यहाँ पर बढ़ रहा है, ऐसे में जो जल का जो संकट है, पहाड़ी क्षेत्रों में जो जल का जो संकट है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इस समय अगर हम बात करते हैं पौड़ी जनपद की या फिर चमोली जनपद की, तो यहाँ पर जो ग्रामीण जो क्षेत्र है वहाँ पर पानी की जो जल स्रोत है वो सूखते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं या फिर उनकी जो जल की जो धाराएँ हैं वो यहाँ पर और वीक होती हुई नज़र आ रही है। इसलिए पहाड़ी क्षेत्रों में जो जल का संकट है और बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी चुनौती है वो यही है कि विद्युत आपूर्ति के रूप में ये कह सकते हैं कि जो मांग यहाँ पर विद्युत की जो मांग यहाँ पर लगातार बढ़ रही है उसको पूरा करने में यूपीसीएल की भी खासी परेशानी यहाँ पर देखने को मिल रही है। यूपीसीएल खुले बाजार से बिजली खरीद रहा है, जिसके चलते कई क्षेत्रों में इस समय जो कटौती है, अघोषित कटौती इसे कहा जा सकता है, वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड में जो आसमान से इस समय जो गर्मी बरस रही है, जो तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, ये आम जनता के लिए परेशानियों वाला सबक यहाँ पर कहा जा सकता है। लगातार जनता की जो मुश्किल है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल। अब है ठंड हो या गर्मी, सबसे ज़्यादा मौसम की मारे गरीब को झेलनी पड़ती है। ऐसे में सरकार की तरफ से गरीबों के लिए क्या कुछ व्यवस्था की गई है? देखिए, अभी तक ये कहा जा सकता है कि इसमें ऐसी कोई व्यवस्था सरकार की तरफ से तो नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि सरकार ने विद्युत विभाग को यानी खासतौर पर यूपीसीएल को खासे निर्देश यहाँ पर दिए कि बिजली की जो आपूर्ति है वो 24 घंटे यहाँ पर बनी रह सके, किसी प्रकार से कोई कटौती यहाँ पर देखने को ना मिले। खासतौर पर जो रिहायशी जो इलाके होते हैं या ग्रामीण जो क्षेत्र हैं उन जगहों पर बिजली की कटौती ना की जाए, ताकि आम जनता को थोड़ी बहुत राहत इस बढ़ते हुए तापमान में गर्मी से यहाँ पर मिल सके। इसके अलावा ये कह सकते हैं कि जो एडवाइजरी जिला प्रशासनों की तरफ से दी जा रही है उसमें खासतौर तौर पर ये कह सकते हैं चाहे आंगनबाड़ी हो या स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है वो लोगों को जागरूक करने का भी काम यहाँ पर कर रही है कि मच्छरों से किस प्रकार से बचा जा सकता है या पानी से जनित जो बीमारियाँ इस समय हो सकती है उनसे किस प्रकार से बचने का काम वहाँ पर किया जा सकता है। खाने में किस प्रकार से इस समय पौष्टिक आहार लेने चाहिए, उन सब चीज़ों को बताने का काम ग्रामीण क्षेत्रों में जो आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ती हैं वो बताने का काम वहाँ पर कर रही है। शहरी क्षेत्रों में कह सकते हैं कि जो एनएम या फिर जो आशाएं हैं वो ऐसे ऐसे मोहल्लों में जाने दूसरे मोहल्लों में जाने का काम वहाँ पर कर रही है, ताकि जनता जागरूक हो सके और अपने बचाव के लिए जो जरूरी जो चीज़ें हैं उन चीज़ों का उपयोग यहाँ पर कर सकें, ताकि इस समय गर्मी से या फिर जो दूसरी जो परेशानी यहाँ पर हो सकती है उनसे बचने का काम उनकी तरफ से यहाँ पर किया जा सके। लेकिन ये कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से तापमान में बढ़ोतरी हो रही है तो उसको चलते जनता की जो मुश्किलें वो यहाँ पर बढ़ती नजर आ रही है और मौसम विभाग ने साफ तौर पर यह कहा है कि अगले 2 से 3 दिन तक किसी भी प्रकार के मौसम में बदलने की संभावना नहीं है। हाँ, कुछ जगहों पर यह कहा जा सकता है कि जहां पर ऊंचाई वाले जो क्षेत्र हैं उन जगहों पर बारिश होने की संभावना, हल्की से मध्यम गति की बारिश होने की बन सकती है। अगर कोई विक्षोभ यहाँ पर सक्रिय होता है तो थोड़ी बहुत राहत जरूर मिल सकती है, लेकिन ज़्यादातर क्षेत्रों में जो चटक धूप है या धूप के चलते जो उमस गर्मी होगी वो आम जनता को परेशान करती हुई नजर आएगी। जी बिल्कुल। अब आप हमारे साथ बने रहिए, आगे हम आपसे जानकारी लेंगे। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर देहरादून से आजाद हाफिज सरकार की कैबिनेट बैठक जारी है। बैठक में कई महत्वपूर्ण मतों पर चिंतन होगा।
तो वही कई प्रस्ताव पर लग सकती है मुहर। मंत्री धन सिंह रावत समेत कई नेता बैठक में शामिल है। तो वही धामी सरकार की बैठक देहरादून में जारी। आपको बता दें, बैठक में कई महत्वपूर्ण मतों पर चिंतन भी हो सकता है, कई प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। तो वही मंत्री धन सिंह रावत समेत कई नेता बैठक में शामिल हैं। तो बता दें आपको, धामी सरकार की कैबिनेट बैठक शुरू है। यहाँ बैठक में कई महत्वपूर्ण मतों पर चिंतन होगा, कई प्रस्ताव पर मुहर भी लग सकती है। तो वहीं मंत्री धन सिंह रावत समेत कई नेता बैठक में शामिल हैं। वही लगातार हमारे साथ हमारे संवाददाता अभय केंतुरा देहरादून से हमारे साथ बने हुए। अभय, धामी सरकार की कैबिनेट बैठक शुरू हो गई है, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, आज की जो महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक है उस पर सभी की निगाहें इस समय टिकी हुई है। सचिवालय में बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में चल रही है। सभी कैबिनेट मंत्री इस बैठक में मौजूद हैं और कोशिश यही है कि जो राज्य सरकार की तरफ से जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव यहाँ पर आ रहे हैं कैबिनेट में, उन सब चीज़ों पर मंथन इस समय चल रहा है। और सरकार की जो प्राथमिकताएं हैं कि राज्य में विकास की जो रफ्तार है उसको किस प्रकार से तेज किया जा सकता है, आम जनता को विकास की योजनाओं से कैसे जोड़ा जा सकता है, कर्मचारियों को किस प्रकार से राहत दी जा सकती है, कर्मचारियों के लिए कहा जा सकता है कि जो उनका कार्य है उस कार्य की उपयोगिता को किस रूप में और आगे बढ़ाया जा सकता है, उन सब चीज़ों को लेकर इस समय कई अहम प्रस्तावों पर कैबिनेट बैठक में मंथन यहाँ पर चल रहा है। सबसे बड़ी बात है कि आज की इस कैबिनेट बैठक में कई विभागों की जो सेवा नियमावली है उसमें संशोधन यहाँ पर किया जा सकता है। इसके अलावा दो बड़े प्रस्तावों पर आज कैबिनेट बैठक में दो बड़े प्रस्तावों के आने की उम्मीद यहाँ पर है, जिसमें कैबिनेट की तरफ से मंथन यहाँ पर हो सकता है, उसे हरी झंडी यहाँ पर दी जा सकती है। जिसमें पहला प्रस्ताव ये कहा जा सकता है कि राज्य में ऊर्जा के जो वैकल्पिक जो दूसरे स्रोत है उन पर किस प्रकार से काम यहाँ पर हो सकता है। खासतौर पर जो जियो थर्मल एनर्जी है उसको लेकर एक प्रस्ताव यहाँ पर ऊर्जा विभाग की तरफ से यहाँ पर लाया जा सकता है। उसका उपयोग या उसके उत्पादन की जो क्षमता है वो राज्य में किस प्रकार से यहाँ पर बढ़ाई जा सकती है, उसको लेकर यहाँ पर इस कैबिनेट बैठक में जो प्रस्ताव विभाग की तरफ से रखा गया उसको यहाँ पर मंथन किया जा सकता है। इसके अलावा जो ग्रीन हाइड्रोजन की जो पॉलिसी है उसको लेकर भी यहाँ पर सरकार की तरफ से मंथन यहाँ पर किया जा सकता है, उस पॉलिसी को यहाँ पर मंजूरी यहाँ पर दी जा सकती है। साथ ही राजस्व से जुड़े हुए जो प्रस्ताव इस समय यहाँ पर विभाग की तरफ से जो लाए जाएंगे उन पर भी कैबिनेट की तरफ से यहाँ पर मोहर लगाई जा सकती है। ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को यहाँ पर होना है, जिसमें कई ये कह सकते हैं कि महान भाव या जो अतिथिगण हैं वो यहाँ पर आएंगे, इस योग दिवस के कार्यक्रमों में सम्मिलित यहाँ पर होंगे। और राज्य सरकार की तरफ से इसका इस बार जो आयोजन है वो गैरसैंण में वहाँ पर किया जाना है, उसको लेकर भी आज की कैबिनेट बैठक में निर्णय यहाँ पर लिया जा सकता है। तो ये कह सकते हैं कि आज की कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं जिसको लेकर आज चर्चा यहाँ पर हो सकती है। इन प्रस्तावों में कह सकते हैं कि जैसा आबकारी हो गया, राजस्व हो गया, ऊर्जा हो गया, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य विभाग हो गया, इनके कर्मचारियों से जुड़ी हुई जो व्यवस्थाएं या जो सेवा नियमावली है उस पर भी आज यहाँ पर मंथन यहाँ पर किया जा सकता है। कुछ विभागों में कह सकते हैं कि इस समय चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो या ऊर्जा का विभाग हो, इनमें इस समय जो रिक्त जो पद है उन पदों को भरने की जो प्रक्रिया है उसे किस रूप में आगे बढ़ाई जा सकती है, संविदा या आउटसोर्स के माध्यम से कैसे इस समय जो आवश्यकता के अनुरूप जो पद हैं उनको किस प्रकार से भरा जा सकता है, उसको लेकर भी बातचीत यहाँ पर हो सकती है। तो कह सकते हैं कि कैबिनेट बैठक शुरू हो चुकी है। अब देखना होगा कि किन अहम प्रस्ताव पर आज मुहर लग सकती है। फिलहाल खबर विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां उत्तराखंड में चारधाम यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। शुरुआती दिनों में जरूर इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण घोड़े खच्चरों की मौत हुई थी, लेकिन मामले को पशुपालन विभाग ने बड़ी गंभीरता से लेते हुए स्थिति को बेहतर तरीके से संभाल लिया है। रुद्रप्रयाग के प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बताया है कि सरकार की प्राथमिकता देश विदेश से आ रहे श्रद्धालुओं को बेहतर व्यवस्था देने हैं। ऐसे में जिसके तहत यात्रा सुगम बनाने के लिए प्रयास किए गए हैं, जहां घोड़े खच्चर केदारनाथ यात्रा के महत्वपूर्ण अंग है। अगर यह बीमारी अत्यधिक फैलती है तो इसका नुकसान यात्रा पर पड़ता है, लेकिन पशुपालन विभाग की सतर्कता के कारण बीमारी को समय से पहले ही रोक दिया गया है। तो अगली खबर की ओर रुख करेंगे। सड़क सुरक्षा के मद्देनजर शहर में शराब की दुकानें शिफ्ट करने के आदेश की अवहेलना पर जिलाधिकारी ने संबंधित 6 दुकानों के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। बता दें कि डीएम सविन बंसल की अध्यक्षता में 27 मार्च 2025 को सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में शहर के अलग अलग जगहों पर सड़क सुरक्षा को लेकर 6 दुकानों को शिफ्ट करने का निर्णय लिया गया था, जिसमें
जीएमएस रोड, विंदालपुर चक्राता रोड 2, तो वहीं डालनवाला निकट परेड ग्राउंड जैसे मदिरा की दुकानें शामिल थी। तो अगली खबर की ओर रुख करेंगे, जहां शक्ति, श्रद्धा और संस्कृति का त्रिवेणी संगम गीता कुटीर तपोवन बांसवाड़ा से में 3 दिवसीय दिव्य धार्मिक आयोजन आरंभ हुआ है। प्रथम दिवस की शुरुआत मां मंदाकिनी पूजन से हुई है, जिससे वैदिक मंत्रोच्चार के साथ सैकड़ों संतों की साक्षी में विद्वान ब्राह्मणों द्वारा विधि पूर्वक सम्मान किया गया है। तत्पश्चात मां सिद्धेश्वरी मंदिर में पूजन और ध्वजारोहण किया गया है, जहां धार्मिक परंपरा का निर्वाह करते हुए कार्यक्रम के पश्चात बाबा केदारनाथ धाम की यात्रा पर जा रहे संतों छाता चप्पल और दक्षिणा भेंट कर सम्मान पूर्वक विदाई दी गई। भंडारे के माध्यम से सेवा और सम्मान की यह परंपरा 20 वर्षों से अविराम चली आ रही है। आपको बता दें, जिसका शुभारंभ स्वयं सद्गुरुदेव स्वामी गीतानंद जी महाराज ने किया था। आज उन्हीं की परंपरा को स्वामी अवधेशानंद जी महाराज श्रद्धा और सेवा के साथ आगे बढ़ाते हैं। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह 11 साल सेवा और सुशासन के लिए रहे हैं। तो वहीं सीएम ने 11 सालों में सरकार की कई उपलब्धियां भी गिनाई हैं, जिस पर कांग्रेस हमलावर है। तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने केंद्र सरकार के इन 11 सालों पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि सीएम का एक बेशर्मी से भरा हुआ बयान है, क्योंकि प्रदेश में महिला उत्पीड़न बढ़ा है, पेपर लीक हुए हैं, तो वह स्मार्ट सिटी के नाम पर लूट भी हुई है और बाहर की पुलिस यहां आकर गोलीबारी करती है। प्रधानमंत्री ने कहा है, हम काला धन वापस लाएंगे, 15 लाख देंगे। तो कहाँ है वह काला धन? उन्होंने कहा, स्विस बैंक की लिस्ट हम जारी करेंगे, किस नेता के कितने पैसे बैंक में है ये क्यों नहीं बताते। और भ्रष्ट सरकार है। जो अपराध सुनने में नहीं आते, तो वो अपराध आज देश में हो रहे हैं। और मोदी जी अपनी एक भी बात पे खड़े नहीं रहे। उन्होंने कहा स्विस बैंक में किस किस के खाते हम जनता को बताएंगे। उन्होंने कहा हम काला धन लाएंगे और लोगों को 15-15 लाख रुपए बांटेंगे। उन्होंने कहा था 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। उन्होंने कहा था देश की सीमाओं को मजबूत करेंगे, अग्निवीर योजना ला के रख दी। अभी उन्होंने कुछ और चीज़ें भी कही, जैसे सिंदूर वाला मामला था। भाई, तुमने अमेरिका के राष्ट्रपति के कहने पे सीज फायर कर दिया। जो हमारे जवान मारे गए, जो हमारे एयरक्राफ्ट गिरे, उसके लिए जिम्मेदारी किसकी है? फिर आप घर घर सिंदूर भेजने की योजना लेके आने की बात करने लगे। तो शर्मनाक है। एक भी काम ऐसा नहीं है नरेंद्र मोदी का जो सफल रहा हो, वो बताएं। उन्होंने कहा था कि रुपया घट रहा है डॉलर के मुकाबले, उससे भारत की सरकार की साख भी गिर रही है। आज कितना डॉलर पहुंच गया, कितने रुपए का डॉलर है, ये बताना चाहिए उनकी सरकार को, उनके कार्यकर्ताओं को, उनके प्रवक्ताओं को मेरी बात का जवाब देना चाहिए। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। पौड़ी में सतपुली थाना क्षेत्र में जेसीबी में से युवक की हत्या करने के मामले में पुलिस ने हत्या आरोपी प्रवीण बड़थवाल को हरियाणा से गिरफ्तार कर लिया है। यह घटना 7 जून की रात को हुई थी, जब प्रवीण ने आपस में विवाद होने के बाद सुमन देवरानी की हत्या जेसीबी बकेट से कर दी थी। घटना के बाद से ही पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई थी, तो वहीं जिसके बाद एक विशेष टीम हरियाणा भेजी गई। पुलिस ने हरियाणा से प्रवीण बड़थवाल को गिरफ्तार किया है। तो एसएसपी पौड़ी लोकेश्वर सिंह ने बताया है कि आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस उसे कोर्ट में पेश कर रही है, जहां से आरोपी की डिमांड ली जाएगी। आपको बता दें, तो वहीं इस मामले की गहराई से जांच की जा रही है, ताकि हत्या के अन्य पहलुओं का खुलासा किया जा सके। आज उनकी रात्रि में सतपुली कोटद्वा राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग पर कार्यरत एक ऑकलैंड ऑपरेटर के द्वारा एक स्थानीय युवक के साथ बहस होने के उपरांत उस पर बकेट से हमला कर दिया गया, जिसमें स्थानीय युवक की मौके पर मृत्यु हुई, जिसका संज्ञान लेते हुए पुलिस के द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई करने के उपरांत हमारी टीम्स के द्वारा। तो अगली खबर की रुख करेंगे। देहरादून में कुआंवाला के पास सड़क हादसा हो गया, जहां रिलायंस पेट्रोल पंप के समीप एक
वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। तो बता दें, उक्त सूचना पर वाहिनी मुख्यालय से एसडीआरएफ टीम मुख्य आरक्षी कुलदीप भंडारी के नेतृत्व में आवश्यक रेस्क्यू उपकरणों के तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हुई है। दुर्घटनाग्रस्त वाहन में कुल 4 व्यक्ति सवार थे, जिनमें से 2 महिलाएं और 1 पुरुष को जिला पुलिस द्वारा पहले ही अस्पताल भेजा गया है। तो अगली खबर की ओर रुख करेंगे। कीर्तिनगर स्टॉक मार्केट में निवेश के नाम पर मोटी कमाई का झांसा देकर 5.5 लाख की ऑनलाइन ठगी करने वाले आरोपी को पुलिस की साइबर सेल ने मध्य प्रदेश के इंदौर में गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई है। आरोपी को पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया है। आपको बता दें, जहां कीर्तिनगर निवासी सौरभ कुमार से ऑनलाइन धोखाधड़ी का मामला सामने आया था। शिकायत मिलने पर पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। तो वहीं पुलिस ने बताया है कि जिन खातों में रकम ट्रांसफर की गई थी, उन खातों की डिटेल के आधार पर ही पुलिस की साइबर सेल आरोपी तक पहुंची है। आरोपी की पहचान अर्पित जैन के रूप में हुई है। तो फिलहाल देवभूमि समाचार में अभी के लिए बस इतना ही। बने रहे इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।